हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 4 रिसोर्स प्लानिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का प्लानिंग करना है कि आखिरकार रिसोर्स का यूज़ किस तरीके से करना है, तो रिसोर्स प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब अगर रिसोर्स का जुडिशियस यूज़ करना है तो प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है। जब तक प्लानिंग को तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिसोर्स का जुडिशियस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये दिमाग में बांध लो कि प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। It has important in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resource. इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया पता है जैसे तुम लोगों को, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है और रिसोर्स का अवेलेबिलिटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स बट आर डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्स। मतलब हमारे कंट्री इंडिया में कुछ ऐसे रीजन हैं जो कि बहुत रिच है सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स में। कुछ रिसोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है। जैसे हम झारखंड के बारे में जानते हैं, तो झारखंड जहाँ पता है कि वो रिसोर्स रिच स्टेट है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है। इंडिया का बात कर रहा हूँ। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन। मतलब हमारे कंट्री में कुछ ऐसे भी रीजन हैं जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट के लिए रिसोर्स अवेलेबल है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए रिसोर्स वो सफिशिएंट है कि उसका यूज़ वो कर सकते हैं, रिसोर्स अवेलेबल। लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स है, मतलब जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, जैसे वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, तो वो उसकी शॉर्टेज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, कोल बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे ऑन द अदर हैंड अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन वही अरुणाचल प्रदेश जो है, जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे वाटर एबंडेंस मात्रा में है, माउंटेनियस रीजन है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मतलब हो गया कि रोड, कैनाल, ब्रिज, ये सब वहाँ नहीं है, क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन है। तो माउंटेनियस रीजन में जो रोड होता है, वो रोड को, पहाड़ को तोड़ के बनाया जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है उस रीजन में। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। वही वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान, वहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी भरपूर मात्रा में है, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्स की कमी है। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिसोर्स मिलते हैं। कोई कंट्री रिच है कुछ रिसोर्स में, तो वही किसी में डिफिशिएंट है, कमी है। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री में जितने भी स्टेट हैं उनसे अलग है लद्दाख। कोल्ड डिजर्ट मतलब लद्दाख का जो कोल्ड डिजर्ट है, मतलब हमारे कंट्री में 2 डिजर्ट होते हैं, एक हॉट डिजर्ट, एक कोल्ड डिजर्ट। हॉट डिजर्ट जिसको थार डिजर्ट बोलते हैं, लेकिन जो कोल्ड डिजर्ट है वो लद्दाख में है। वो हमारे कंट्री की सबसे अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, कल्चर है, हेरिटेज, बट वहाँ पे इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है, क्योंकि वो कोल्ड डिजर्ट है। कोल्ड डिजर्ट में क्या होता है कि पानी जो है वो बर्फ़ में जम जाता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइटल मिनरल्स भी डिफिशिएंट है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो ये सब कारण हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि रिसोर्स का प्लानिंग एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे स्टेट में सारे रिसोर्स एक जैसा नहीं है। अगर झारखंड में कोयल है तो वही राजस्थान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है। तो इसके लिए एक प्लानिंग ज़रूरी है, बैलेंस प्लानिंग, कहाँ पे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल पे। इस एक्टिविटी को करना है। इस एक्टिविटी में बोला गया है
प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ रिसोर्स फाउंड इन योर स्टेट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्स डेट आर इम्पॉर्टेंट बट डिफिशियंट इन योर स्टेट। मतलब एक लिस्ट तैयार करना है रिसोर्स का जो तुम्हारे स्टेट में मिलता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं जो तुम्हारे स्टेट में नहीं होंगे। सपोज डेट अगर बिहार का एग्जांपल लेते हैं तो बिहार में माइका मिलता है, एक रिसोर्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स की कमी है। तो एक लिस्ट तैयार करना है, इसे कमेंट सेक्शन में इस लिस्ट को बना के ज़रूर शेयर करना। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, आखिरकार इंडिया में किस प्रकार रिसोर्स का प्लानिंग होता है। एक इम्पॉर्टेंट प्लानिंग है कि रिसोर्स का प्लानिंग हम लोग देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर रिसोर्स को कंजर्व करना है। तो इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स का प्लानिंग होता है। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, फर्स्ट स्टेप क्या है कि मतलब रिसोर्स का जो प्लानिंग है वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब पहले क्या है कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि उस एरिया में रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। आइडेंटिफाई करना है, इन्वेंट करना है किसी भी रीजन को। आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हो, दिस इन्वॉल्व सर्वे के थ्रू, मैपिंग के थ्रू एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। मतलब रिसोर्स का आइडेंटिफाई कैसे करना है, सर्वे के थ्रू मतलब उस जगह पे जाके वहाँ के पता लगाना है कि यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं। मैपिंग के थ्रू, मैप में लोकेट कर सकते हो कि इस रीजन में ये रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि अगर किस रीजन में रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी कम है और तुम्हें टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो इकोनॉमिकल खर्चा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और क्वालिटी कम है। तो आइडेंटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब तुम पता कर लिए कि इस रीजन में रिसोर्स अवेलेबल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, तुम्हें एक प्लानिंग करना पड़ेगा। endowed with appropriate टेक्नोलॉजी, मतलब बिना टेक्नोलॉजी को रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर रिसोर्स तुम्हें पता भी है कि उस रीजन में रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल नहीं है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मतलब हो गया कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई कंपनी, फैक्ट्री। तो अगर आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन होता है तो वो एक फिनिश गुड्स इंडस्ट्री में जाके बनता है। तो वही बोला है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। पहले तुम रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लिए कि रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, फिर अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्किल के थ्रू उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे और इंस्टीट्यूशन में उसे सप्लाई करोगे, वहाँ से एक वैल्यूएबल गुड्स बनेगा। इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, अगर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए तुम्हें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होगी। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब रिसोर्स को तुम आइडेंटिफाई भी कर लिए, उसे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया टेक्नोलॉजी के थ्रू से, अब तुम्हें मैच करना है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को, मतलब ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल में क्या प्लानिंग है और स्टेट में क्या प्लानिंग है। जो नेशनल डेवलपमेंट का प्लानिंग होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, लेकिन वही जो स्टेट गवर्नमेंट का प्लानिंग होता है तो मैच कराना है तुम्हें। जैसे झारखंड एक स्टेट है तो वहाँ पे कोल का एक्सट्रैक्शन हुआ, कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है वहाँ, तो ऐसा थोड़ा है कि झारखंड सिर्फ उस कोल का यूज़ करेगा, उसे पूरे कंट्री में सप्लाई करना है। तो वही बोला है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, जो ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बना हुआ है कि डेवलपमेंट करना है एक नेशन का, तो उस नेशन का डेवलपमेंट करने के लिए मैच करना पड़ेगा कि किस स्टेट में किस रिसोर्स ज़्यादा है और किस स्टेट में कौन सा रिसोर्स कम है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 3 स्टेप्स हमें पता करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन हो गया तो फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी हो गया तो उसे फिर इंस्टीट्यूशन में भेजना है ताकि वहाँ से एक वैल्यूएबल गुड्स बन पाए जिसको तुम यूज़ कर पाओ। इंडिया हैज़ मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया इसे हमेशा अपनी कोशिश में लाता गया है। इंडिया हैज़ मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, मतलब इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका एक स्ट्रेटजी रहता है कि रिसोर्स प्लानिंग जो है इसे इम्प्लीमेंट करना है सही तरीके से। इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी इम्प्लीमेंट हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन एम क्या था कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसे डेवलप करना है। तो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल का एक बार प्लानिंग कर लेना है और उस 5 साल में क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है
उसी के चलते प्लानिंग होता है। तो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था फर्स्ट फाइबर प्लान में। तो इंडियन गवर्नमेंट का शुरू से रहा है कि उसे फर्स्ट फाइबर प्लान को इम्प्लीमेंट किया। एक फाइंड आउट आया है, इसे फाइंड आउट करना है तुम लोगों को। फाइंड आउट व्हाट रिसोर्स आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग बाय द कम्युनिटी, विलेज, पंचायत, वार्ड लेवल कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब तुम्हें एक व्हाट रिसोर्स आर बीइंग डेवलप इन योर सराउंडिंग, मतलब तुम जिस सराउंडिंग में रहते हो तो उस रिसोर्स में कोई भी तो रिसोर्स डेवलप हुआ होगा तुम्हारे कम्युनिटी के थ्रू, विलेज के थ्रू, पंचायत के थ्रू। तो उसे तुम्हें लिखना है कि कौन सा रिसोर्स डेवलप हुआ तुम्हारे कम्युनिटी के थ्रू। ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। मतलब किसी भी रीजन के लिए रिसोर्स का अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मतलब किसी भी रीजन को डेवलप करना है तो रिसोर्स तो होना ज़रूरी है। पहला स्टेप है कि रिसोर्स होगा तभी डेवलपमेंट होगा, बिना रिसोर्स के डेवलपमेंट नहीं होगा। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन अगर रिसोर्स अवेलेबल भी है बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स तो अवेलेबल है इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द टेक्नोलॉजी, लेकिन तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ऐसा डेवलपमेंट हिंडर डेवलपमेंट होता है, मतलब छिपा हुआ डेवलपमेंट। रिसोर्स तुम्हें पता है कि उस रीजन में रिसोर्स अबंडेंट है लेकिन तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो छिपा हुआ डेवलपमेंट होता है। एनी रीजन इन आवर कंट्री डेट आर रिच इन रिसोर्स बट दिस आर इंक्लूडेड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। हमारा जो कंट्री है इंडिया, पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक डाइवर्स कंट्री है। तो इस कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी रीजन हैं जहाँ पे रिसोर्स भरपूर मात्रा में है, रिसोर्स रिच है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, मतलब इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है वहाँ पे। पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक कोई भी रिसोर्स है तो वो वैल्यूएबल गुड्स 3 तरीके से बनता है। पहला है कि तुम उसे आइडेंटिफाई कर लिए कि रिसोर्स वहाँ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू में तुम उसे एक्सट्रैक्ट कर लिए, लेकिन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इकोनॉमिकल खर्चा होता है। तो कुछ ऐसे भी रीजन है हमारे कंट्री में जहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड रीजन है। ऑन द कॉन्ट्रारी देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्स बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। लेकिन इसके उल्टा अगर तुम जाओ तो कुछ ऐसे भी रीजन है हमारी कंट्री में जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन है। कुछ एग्जांपल ऐसे दे सकते हो जैसे महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली। तो वहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है लेकिन वो इकोनॉमिकली रिच है। इसके पीछे का रीज़न हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री, उनका जो पास्ट है वो भी पास्ट से उनके जो पूर्वज थे वही डेवलप्ड थे। और दिल्ली एक कैपिटल सिटी है इंडिया का, तो इस कारण वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ह्यूमन एज अ रिसोर्स, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स खुद ही एक रिसोर्स है। अगर हमारे पास वाटर एज अ रिसोर्स है तो वाटर रिसोर्स कब बन पाया, जब ह्यूमन बींग्स उसका यूज़ करता है। तो ह्यूमन बींग्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोगों को बताना है। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन सच अ सिचुएशन। मतलब तुम्हें बताना है कुछ ऐसे रीजन का नाम बताओ जहाँ पे इकोनॉमिकली वो वीकर रीजन है लेकिन वहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा है, इकोनॉमिकली वीकर रीजन है। और कुछ ऐसे रीजन का नाम बताओ जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है लेकिन इकोनॉमिकली वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका आंसर तुम्हें लोगों को कमेंट में बताना है। The history of colonization reveals that rich resources in colony were the main attraction of the foreign invaders। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो हिस्ट्री रहा हमारा, इंडिया एक कॉलोनी रहा ब्रिटिश एम्पायर का, तो ब्रिटिश जो था इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाया, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये इंडिया जो था वो रिसोर्स रिच था। तो जो फॉरेन इन्वेंडर्स थे, मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका मेन अट्रैक्शन यही रहा है कि इंडिया एक रिच है, रिसोर्स रिच कंट्री है, तो इसके ऊपर कब्जा किया जाए, कॉलोनी बनाया जाए। तो उन लोग का मेन अट्रैक्शन यही रहा है। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री डैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्स ऑफ द अदर रीजन एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब जब उन लोग सबसे पहले इंडिया में आए, उनका मेन एम क्या था कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इट वाज प्राइमरली मतलब प्राथमिक हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का एक हायर लेवल डेवलप करना था कॉलोनाइजिंग कंट्री में। मतलब जिस कंट्री को उन लोगों ने कॉलोनी बनाया, उनका मेन एम यही था कि यहाँ का पहले टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना है, जिसके कारण क्या सकता है कि रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना है और दूसरे रीजन में और अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना है। मतलब ये हम लोग बात जानते हैं कि जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा होता है वो इकोनॉमिकली रिच होता है।
हमारे सोसाइटी में भी एक रिच होता है, एक पुअर होता है। तो रिच और पुअर किस बेसिस पे हम कैटेगरी में डिवीज़न करते हैं कि एक रिच है एक पुअर है? क्योंकि किसी के पास रिसोर्स ज़्यादा है तो वो रिच हो गया, रिसोर्स कम है तो वो पुअर हो गया। तो उन लोग इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था रिसोर्स का एक्सप्लॉइट करके। देयरफॉर रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पन्ड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कब करेगा, मतलब रिसोर्स से डेवलपमेंट कब होगा? जब उसे एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मिलेगा और एक इंस्टीट्यूशनल चेंज। बिना टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंज के हम किसी भी रिसोर्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं, मतलब उस रिसोर्स के हेल्प से हम डेवलप नहीं हो सकते। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन। मतलब इंडिया इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका है, डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन। मतलब इंडिया एक कॉलोनी रहा है। तो तुम लोगों को पता होगा कि 1600 AD मतलब 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था। तो उसके पहले बहुत सारे डच भी आए थे, पोर्टुगल भी आए थे। तो इंडिया इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका है अलग अलग फेज में। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resource development in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resource and historical experience of the people। एक इंपॉर्टेंट बात, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट मतलब विकास, जिसको हिंदी मीनिंग है विकास, इन जनरल सामान्य रूप से डेवलपमेंट एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर और एकदम पार्टिकुलर खास करके रिसोर्स का डेवलपमेंट डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबिलिटी होने से डेवलपमेंट नहीं होगा, इसके लिए क्या चाहिए? बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिटी मतलब ह्यूमन रिसोर्स के पास स्किल होना चाहिए कि किस प्रकार उस रिसोर्स का वो यूटिलाइज करे। एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और लोगों का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस मतलब हिस्ट्री। हम अपने हिस्ट्री से भी बहुत चीज़ सीखते हैं अपने लोगों को। इंडिया जो है अपने हिस्ट्री में इंडिया जब कॉलोनी था तो बहुत सारा एक्सपीरियंस कर चुका था अपने हिस्ट्री में, तो हमें हिस्ट्री से भी एक सीख मिलती है। अब एक नया टॉपिक आ गया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। आखिरकार रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे होगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करें। रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करना है, किसी भी रीजन को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उसके लिए रिसोर्स डेवलपमेंट है। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन इरेशनल कंजम्पशन मतलब जो रिसोर्स का कंजम्पशन है, खपत है, वो इरेशनल है, मतलब इसका कोई एस्टिमेशन नहीं है कि रिसोर्स का इतना यूज़ करना है। रैशनल नहीं है, इरेशनल है। इसके कारण क्या होता है कि रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। मतलब सोसाइटी में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है और वर्ल्ड लेवल पे तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलता ही है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, दिस ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ द ओवर कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्स। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इससे ओवरकम करना है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर ओवरकम करना है तो इसके लिए क्या, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। अलग अलग लेवल पे रिसोर्स का कंजर्वेशन करना है, अलग अलग लेवल पे, एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और पास्ट में जितने भी लीडर्स थे और थिंकर्स थे, मतलब जो सोसाइटी के बारे में सोचते थे, तो उनका मेन कंसर्न यही रहता था कि किस प्रकार हम रिसोर्स का मिसयूज़ नहीं करें, उसका यूज़ करें एक प्रॉपर वे में। एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो सोशल थिंकर होते थे, उनका मेन कंसर्न यही रहता था। जैसे कुछ एग्जाम्पल है सोशल थिंकर था पास्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। गांधी जी जो थे वो बहुत जागरूक थे, मतलब अपने वॉइस को कंसर्निंग अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स। मतलब उनका कहना था कि रिसोर्स का कंजर्वेशन होना ज़रूरी है। उन्होंने कुछ लाइनें बोली है, उसे पढ़ते हैं। ये लाइन देखने में छोटा लग सकता है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गांधी जी बोले थे, देयर इज़ अ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। इस लाइन का मतलब यह है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड, मतलब हम जितने भी
अर्थ पे जितने भी लोग हैं और रिसोर्स जितना भी अवेलेबल है वो पर्याप्त मात्रा में नीड के लिए ज़रूरत है। जैसे अगर तुम बात करते हो, नहाते हो, तो नहाने में अगर तुम्हें 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत है तो तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है कि 1 बाल्टी पानी में तुम नहा सकते हो। लेकिन अब तुम 2 बाल्टी 3 बाल्टी का यूज़ कर रहे हो, तो ये तुम क्या कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो। तो गांधी जी का यही कहना था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड, सबके नीड के लिए इनफ है रिसोर्स हमारे पास, एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रेड। लेकिन एनीबडी ग्रेड के लिए रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में या अर्थ पे, तो इसका मेन रीज़न है क्या है, ग्रेडी नेचर। जो लोगों का जो ग्रेडी नेचर होता है ना, लालची नेचर, उसके कारण रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है। ही प्लेस्ड द ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट काउज फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन एंड ग्लोबल लेवल। गांधी जी का क्या कहना था, उनका कहना था कि जो ग्रेडी और सेल्फिश इंडिविजुअल होते हैं, वैसे इंडिविजुअल जो लालची होते हैं और स्वार्थी होते हैं, एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर, उनका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है कि हमेशा किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, मतलब शोषण करना। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट काउज ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल, अगर ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आया है तो इसमें क्या है कि नेचर को एक्सप्लॉइट करता है बहुत अच्छे तरीके से, तो एक चीज़ नहीं छोड़ता है। एग्जाम्पल ले लो कोई लीडर का, तो कोई अगर MP और MLA एक बार बन जाता है तो 5 ईयर का उसका टर्म होता है, लेकिन 5 ईयर में क्या करता है, इलेक्शन के दौरान तो वो तो वादा करता है बड़ा बड़ा, बोलता है कि मेरा प्लानिंग है कि हम डैम बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, लेकिन जीतने के बाद क्या करता है, तो एक्सप्लॉइटिव नेचर उन लोगों में। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। गांधी जी का क्या कहना था, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, उनका कहना था कि मास प्रोडक्शन नहीं करना है। अगर वो फैक्ट्री है तो एक दिन में अगर 1000 स्लीपर्स मतलब चप्पल का प्रोडक्शन करता है तो वो उसके अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, वो क्या चाहते थे, इसको रिप्लेस करो प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब लोग मासेस के थ्रू प्रोडक्शन हो, ना कि मास में प्रोडक्शन हो। एक फैक्ट्री है तो उनका कहना था कि अगर 1000 लोग उस फैक्ट्री में एम्प्लॉय हैं, उसका रोजी लाइवलीहुड से चल रहा है, लेकिन अगर वही प्रोडक्शन एक मशीन से हो जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, तो 1000 व्यक्ति तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो उनका यही था, प्रोडक्शन बाय द मासेस नॉट प्रोडक्शन इन मासेस। एक बॉक्स वाला इंपॉर्टेंस से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, बोला एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968 में, मतलब 1968 में एक इंटरनेशनल लेवल पे द क्लब ऑफ रोम एक कंट्री है, तो वहाँ एक क्लब था, वो एडवोकेट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार वो मुद्दा उठाया था कि रिसोर्स का प्लानिंग होना ज़रूरी है एक सिस्टमेटिक वे में, मतलब एक सिस्टम के थ्रू हम रिसोर्स का प्लानिंग करेंगे कि रिसोर्स का कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन रिप्रेजेंटेड बाय सुकुमार इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। सब्सिक्वेंटली मतलब पहली बार तो इंटरनेशनल लेवल पे द क्लब ऑफ रोम वहाँ पे एडवोकेट हो गया कि रिसोर्स का कंजर्वेशन करना है एक सब्सिक्वेंट वे में। फिर उसके बाद 1968 के बाद 1974 में, मतलब 6 साल बाद गांधीयन फिलॉसफी, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि गांधी जी का क्या फिलॉसफी था, प्रोडक्शन बाय द मासेस नॉट प्रोडक्शन इन मासेस। गांधीयन फिलॉसफी वाज अगेन प्रेजेंटेड बाय सुकुमार इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, मतलब एक बुक था, मतलब एक राइटर है सुकुमार, वो एक बुक लिखा है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उसमें गांधीयन फिलॉसफी को बढ़ावा दिया गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेमिनल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, द प्रॉफिटेबल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल। एक कमीशन रिपोर्ट आया था 1987 में, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, उसका क्या था कि जो प्रॉफिटेबल कंट्रीब्यूशन है किसके रिस्पेक्ट में, रिसोर्स के कंजर्वेशन के रिसोर्स में ग्लोबल लेवल पे, उस पर ध्यान दिया गया था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में।
ये जो रिपोर्ट था, दिस रिपोर्ट इज इंट्रोड्यूस इन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज द मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक एंटाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। मतलब ये जो था कमीशन का रिपोर्ट था, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका इसका मेन नेम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एंड एडवोकेट इट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। उनका कहना क्या था कि अगर रिसोर्स का कंजर्वेशन करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी को फॉलो करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी क्या था कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए रिसोर्स का डेवलपमेंट करो। तो तुम लोग में से कुछ क्वेश्चन पूछोगे कि बिना रिसोर्स का डेवलपमेंट किए डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? रिसोर्स का कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगा ही। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो स्ट्रैटेजी था, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इसको फॉलो करता था। उसका कहना था कि रिसोर्स का अगर कंजर्वेशन करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और एक बुक में वो पब्लिश भी किया था, आवर कॉमन फ्यूचर। उसका बुक का क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो हम सभी लोगों का फ्यूचर एक ही है कि कॉमन है कि रिसोर्स को कंजर्व करना है। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में एक अर्थ समिट हुआ था, मतलब पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें मोर देन 100 कंट्रीज़ के लीडर पार्टिसिपेट किए थे। तो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है उस जो सबमिट हुआ था, मतलब सम्मेलन रियो डे जेनेरियो 1992 में। उसका मेन नेम क्या था? एजेंडा 21। अकॉर्डिंग टू एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी लोकल लेवल के गवर्नमेंट हैं, मतलब पंचायती राज सिस्टम, वो अगर ध्यान दिए रिसोर्स का कंजर्वेशन किए तो नेशनल लेवल पे उसी से डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल को रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। क्योंकि एक नेशन का फॉर्मेशन कब होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। तो अगर हर एक कम्युनिटी ये चाह लिया कि रिसोर्स का कंजर्वेशन करना है तो ही ये जो स्ट्रैटेजी है ये फुलफिल हो पाएगा। आज यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो को पाने के लिए आप मेरी चैनल आदर्श क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।